हेलो। आज 2 अक्टूबर गांधी जी और शास्त्री जी की यौम पैदाइश के मौके पर हम सब यहाँ जमा हुए हैं। और मैं अपनी बात गांधी जी तक महदूद रखूंगा। शास्त्री जी पर कई लोग और बोलने वाले हैं। पास तेरे तख्त था, पास तेरे तख्त था और न कोई ताज था, एक जमाने के दिलों में फिर भी तेरा राज था। गांधी जी की जो शख्सियत, जो पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व है, उसकी अगर बात की जाए तो बहुत अहम है। एक बहुत बड़ा नाम है, एक ऐसा नाम जो सदियों बाकी रहेगा जब तक हिंदुस्तान बाकी है। माइकल हार्ट जो एक बहुत बड़ा अंग्रेज राइटर है, उन्होंने अपनी द 100 बुक्स जब लिखी तो 100 मैन्स वैसे जिन्होंने अपने विचारों से, अपने ख्यालों से, अपनी बातों से, अपनी फिलॉसफी से, अपनी बहुत सारी चीज़ों से दुनिया का रुख बदल दिया। उसमें दुनिया जब से बनी है तब से लेकर के अब तक जितने भी लोग आए हैं, उन लोगों में से अहम लोगों का चुनाव, इंतखाब किया। 2 नाम चौथे नंबर पे महात्मा बुद्ध, 33वें नंबर पे, 53वें नंबर पे अशोक, और फिर 100 से आगे की बात उन्होंने की कि अगर मैं इस किताब को 100 की जगह 200 पे ले जाऊं तो 133 नंबर पे महात्मा गांधी का नाम शामिल है। तो ये समझ सकते हो कि दुनिया में कितने लोग आए होंगे, लेकिन अपने विचारों, अपने ख्यालों से जिन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत उलट फेर किया, या उनके बहुत सारे फॉलोअर्स रहे, तो उस बुनियाद पे 133 नंबर पे गांधी जी का नाम शामिल होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो सबसे अहम चीज है कि बाकी बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, और नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाए, गांधी जी को नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 1937, 1938, 1939 और फिर 1947 और 1948 में उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होता रहा। तो ये भी कम बड़ी बात नहीं रही थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जमाने को अपने साथ लेकर चलते हैं, अपने ख्यालों से, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से जमाने के जो धारे हैं उसको बदल कर रख देते हैं। उनमें से एक गांधी जी थे, हम सब जानते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं। उन्होंने, उनकी जो पैदाइश है वो एक अमीर खानदान में हुई। उनके फादर करमचंद गांधी गुजरात के राजकोट के दीवान थे, और वहां से उन्होंने अमीरी देखी, लेकिन उसके बाद जो उनके विचार अपने थे, हिंदुस्तान को देखने के बाद हिंदुस्तान की गुर्बत, हिंदुस्तान की गरीबी, हिंदुस्तान की समस्याएं, हिंदुस्तान के जो प्रॉब्लम्स थे, उसको उन्होंने जीना शुरू किया। और फिर एक बागी ज़हन उनके अंदर पनपने लगा। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, वैसे वैसे, चूंकि वो वक्त था जब हिंदुस्तान गुलाम था, इसी मौके पे उन्हें 1888 ईस्वी में लंदन जाने का मौका मिलता है, वकालत करने का, कानून की डिग्री हासिल करने का, और वहां से वो लौटते हैं। और लौटने के बाद जो सबसे बड़ी चीज ये थी कि जिस काम को करके वो लौटे हैं, जिस डिग्री को लेकर लौटे हैं, वकालत की डिग्री, वकील बन करके, और यहाँ वो जो पहला केस होता है वो हार जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सुर्खी भी होती है।
थोड़ा सा उन्हें दिल में धक्का भी पहुंचता है। जिस घर में वो रह रहे थे वो अंग्रेज का था, वहां से भी उन्हें निकाला जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और फिर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जाने का, और 1893 ईस्वी में वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। काम वही है जो हिंदुस्तान में करना चाहते थे, वकालत या उससे जुड़ी हुई वो सारी चीजें। साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तानी थे। तो वहां पहुंचने के बाद वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि वहां के लोगों को देखते हैं, वहां के हिंदुस्तानियों को देखते हैं, वहां के हिंदुस्तान मजदूरों को देखते हैं, और उसके बाद एक इंडियन कांग्रेस के नाम से एक संस्था, एक तंजीम की बुनियाद डालते हैं, और उन्हें लगता है कि लोगों को जोड़ करके रखना चाहिए, और वो रखते भी हैं। बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स होते चले जाते हैं। और इसके साथ ही साथ ये जाने में एक घटना, ट्रेन का एक वाकया सबको मालूम होगा। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से सफर कर रहे थे और अंग्रेजों के कुछ अफसर भी उसमें थे जो उन्हें उस कंपार्टमेंट से बाहर कर देते हैं, और ये उनको एक धक्का लगता है। फिर उन्हें लगता है कि नहीं, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन साउथ अफ्रीका में 1913 में जब एक एक्ट पास होता है, एक वैसे लोगों के खिलाफ, हिंदुस्तानियों के खिलाफ, हिंदुस्तान मजदूरों के खिलाफ, और टैक्स के तौर पर 3 पाउंड जो है वो लगा दिया जाता है। तो अंग्रेज तो जो करना चाह रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन गांधी जी को ये बात पसंद नहीं थी कि हमारे यहाँ के मजदूरों के खिलाफ इस तरह का टैक्स लगे। वो उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, और फिर वो 1914 ईस्वी में वहाँ के एक शहर है नटाल, वहाँ से ट्रांसवाल तक का मार्च करते हैं, एक जुलूस निकालते हैं जिसमें 2221 लोग होते हैं, ज़्यादातर हिंदुस्तानी होते हैं। और उसका मकसद ये सिर्फ होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी वो हुकूमत जो साउथ अफ्रीका में काम कर रही है उसके खिलाफ एहतजाज करना, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, और ये बताने की कोशिश करना कि आपने हिंदुस्तानी मजदूरों के खिलाफ जो ये टैक्स 3 पाउंड का लगाया है ये गलत है। और अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आती है और उन्हें 9 मास जेल की सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये एक तरह का कि ऐसी चीज थी जिसकी चिंगारी उन्होंने डाल दी थी। आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों को ऐसा लगने लगता है कि अगर ये टैक्स वापस नहीं लिया गया तो कुछ हंगामे भी हो सकते हैं। टैक्स वापस लिया जाता है, और जब टैक्स वापस ले लिया जाता है तो जिसके खिलाफ, जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाला गया था, वो केस भी वापस हो जाता है, और 9 माह की जेल के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। और अब यह है कि बारी है हिंदुस्तान लौटने की। 1915 में हिंदुस्तान लौटते हैं। लौटते साथ हिंदुस्तान में जो कुछ देखते हैं, उन्हें एक और एक्ट जो रॉलेट एक्ट के नाम से मशहूर है, उसमें किसी भी हिंदुस्तानी को किसी वक्त भी अंग्रेज फौज हिरासत में ले सकती थी और उसके खिलाफ किसी भी तरह का मुकदमा चला सकती थी। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि गांधी जी यहाँ आने के बाद भी अपने विचार, अपने ख्याल से अलग नहीं हुए हैं, तो फिर उन पर एक पाबंदी आयद कर दी जाती है, और दहशतगर्दी के एक तरह से इल्जाम लगा करके ये अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों को भड़का रहा है, उसके खिलाफ उन्हें जो है वो जेल में डाल दिया जाता है, और यहाँ पे 2 साल की सजा उन्हें होती है। ठीक इसके बाद, इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हमारे सामने है, जिसमें जनरल डायर और बहुत सारे लोगों की जो है वो मौत होती है। ये बात गांधी जी को कहीं बहुत अंदर तक जो है वो धंस गई थी, और दिल के किसी एक कोने में एक ऐसी चीज थी कि जब तक वो अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ नहीं देंगे तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। और फिर वो अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं, और उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए फिर आगे कई तरह की चीज़ें होती हैं, जिसमें नन कॉपीज मूवमेंट है, डांडी मार्च है, नमक के खिलाफ जो अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा है, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ साथ वो चलती रहती हैं, और वो अपनी लड़ाई में, अपने मिशन में, अपने मकसद में आगे बढ़ते रहते हैं। और उनकी जो लड़ाई थी दरअसल सिर्फ वो हिंदुस्तान को अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए नहीं थी, पूरी दुनिया में उन तमाम लोगों के लिए थी जो इंसानों के हाथों में बंदी बने हुए थे। तो यहाँ पर यह है कि उन्होंने अपनी सोच से, अपने विचार से बहुत सारी चीज़ें की, और ये कहा जाता है कि गांधी जी के विचार ही थे
जो नन अहिंसा मूवमेंट से लेकर के नन कॉपरेशन मूवमेंट से और जितनी सारी चीज़ें थी, और इसके साथ साथ एक जो सबसे अहम चीज़ ये हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के साथ साथ सामने आ गया था, उसमें ये भी फैसला हुआ था कि हिंदुस्तानी जो फौज है वो अंग्रेज फौज के साथ मिलकर के जंग लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। और यही कुछ ऐसी बातें भी हुई थी कि अगर अंग्रेज और अंग्रेजी इत्तेहादी फौज जो अगर जीत जाती है तो हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा। बहरहाल कई और चीज़ें हैं। तो इसके साथ साथ ये है कि हिंदुस्तान आज़ाद होता है, लेकिन कुछ शर्तें, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हिंदुस्तान दो टुकड़े में बढ़ता है। ये बात गांधी जी को भी पसंद नहीं थी, लेकिन कोई रास्ता दूसरा दिखता नजर नहीं आ रहा था कि हो सकता है कि वहाँ अगर तैयार नहीं होते तो शायद आज़ादी के लिए कुछ और भी लग सकते थे, मुमकिन है। लेकिन अब यह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांध कर रखने की बात थी। गांधी जी ने बहुत कोशिश की अपने प्रयास में कि, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा, हिंदू मुस्लिम और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें दूसरों को पसंद नहीं भी आई, जिसमें नाथू राम गॉडसे ने 3 गोलियां मारी, जयराम, और फिर उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए गांधी जी जैसा एक सितारा एक सुबह गुरूब हो गया, डूब गया। लेकिन इसके बाद आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। हमारे हर वो काम जिसमें हम शामिल हैं उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी का अपना एक रोल है, हमारी करेंसी में मौजूद है। हम हर रोज उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके विचारों के साथ जुड़े हुए हैं। काम लेता था न तू तीर खंजर और तलवार से, दुश्मनों को बस में कर लेता था तू अपनी गुफ्तार से। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक हिंदुस्तान बाकी है, गांधी जी बाकी रहेंगे। जय हिंद।